हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके अंतर्गत यह टेस्ट नंबर 7 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, एग्जाम में जितने भी दिन बचे हैं, आप लोग जो भी आपके नोट्स वगैरह बनाए हैं रिवीजन करते रहिए। उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स कंटिन्यू रखें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स जितना ज़्यादा आप करेंगे आपके अंदर उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर करते रहिए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और जिस भी क्वेश्चंस में डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, चाहे वो आर हो या फिर यूपी पीसीएस 2024 एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, जिसमें अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट्स कराए गए हैं, चाहे वो जिस भी पब्लिकेशंस के हो, सारे प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जो लोग प्रैक्टिस सेट्स अभी शुरू कर रहे हैं या जिन लोगों का छूट गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग आंसर बताने से पहले दें और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा किस पर आधारित है? यूनिटी द्वारा बिक्री पर, मशीनों और उपस्करों में निवेश पर, बाजारों में व्याप्ति पर या फिर निर्यात क्षमता पर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीनों और जो उपस्कर होते हैं उसके जो पार्ट होते हैं उसके निवेश पर। और इसकी अगर हम बात करें तो लघु उद्योग जो कि एक औद्योगिक उपकरण है जिसमें निवेश संयंत्र और मशीनों में नियत परिसंपत्ति होती है, चाहे उनकी धारिता अर्थात जो स्वामित्व हो या निबंधन हो वो किसी पे हो, चाहे वो पट्टे पर हो या फिर किराए पर लिया गया हो। ठीक है। और वर्तमान समय में इसमें जो निवेश की सीमा है वह 1 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। 1 करोड़ निर्धारित की गई है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसकी समय सीमा या कह सकते हैं कि इसमें जो निवेश की सीमा है वह समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान समय में जो इसकी सीमा है इसमें निवेश करने की वह 1 करोड़ है। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित की जाती है, घाटे की वित्त पोषण किया जाता है, केवल निर्यात होता है या फिर न तो निर्यात और न ही आयात होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है कि बाहरी देशों के साथ जो बाहरी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उसके साथ जो आयात निर्यात है वो बंद है। मतलब उत्पादन और आपूर्ति जो हो रहा है वह किसी एक देश की बाउंड्री अर्थात सीमा के भीतर ही हो। ठीक है। न हम बाहर से कुछ आयात करें और न बाहर कुछ निर्यात करें। ऐसी अर्थव्यवस्था को एक बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बाहरी कंपनियां जो होती हैं वो निवेश भी नहीं करती हैं और भारत की जो कंपनियां हैं वो भी बाहर किसी दूसरे देश में निवेश नहीं करती हैं। और इस प्रोस्पेक्टिव से अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो 1991 के पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी एक बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 1991 के बाद जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म आया, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था जो है वैश्विक बाजार के लिए या वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल दी गई थी। ठीक। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? 1987, 85, 1984 या फिर 1991। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1987 ईस्वी में ट्राइफेड का स्थापना किया गया था। जनजातीय लोगों को शोषण से बचाने के लिए उनके व्यापार जो उनके छोटे मोटे व्यापार होते हैं, ठीक है, घरेलू स्तर के व्यापार होते हैं, जो वन उत्पाद होते हैं, उनकी बिक्री करने के लिए और उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन ए, उनके जो वन उत्पाद हैं उसका उचित मूल्य दिलाने के लिए। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, किसी फर्म का उत्पादन या फिर मूल्य स्तर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी फर्म का उत्पादन। यह समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थात मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी और मूल्य स्तर ये सभी जो है मैक्रो अर्थात समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अगर वैसे हम देखें तो अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था। मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत जैसे जो किसी देश की जीडीपी होती है, जो राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है, उसमें जो जो निर्यात किया जाता है, जो आयात
जो उत्पादन होता है, जो बचत होता है, ये सभी राष्ट्रीय स्तर पे जो इसकी गणना की जाती है वह समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, अर्थात मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। और एक परिवार के स्तर पे उसका कितनी आय है, आय का कितना उपभोग कर रहा है, कितनी बचत कर रहा है, ठीक है, कितना जो है वह सेविंग हो रहा है उसका, और उसका जो उपभोग है क्या है, इन सब का जब हम निर्धारण करते हैं, इन सब का जब हम एक अनुमान लगाते हैं, तब वह एक परिवार के स्तर पर जब ये होता है तब इसे माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। और जब यह एक राष्ट्र के स्तर पे होता है तब इसे मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो किसी फर्म का जो उत्पादन है वह आपका व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बाकी राष्ट्रीय आय हो गया, बेरोजगारी का आकलन करना, मूल्य का स्तर जो है इसका निर्धारण करना, यह सभी जो है समष्टि अर्थात मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। थोक मूल्य सूचकांक WPI में सबसे अधिक भारांश किसका है? प्राथमिक उत्पाद का, ईंधन और ऊर्जा का, विनिर्मित वस्तुओं का, या फिर अन्य का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनिर्मित वस्तुओं का। WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें सबसे अधिक जो भारांश है वह विनिर्मित वस्तुओं का है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, इसमें विनिर्मित वस्तुओं का जो योगदान है लगभग 64% है, 64% है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें ईंधन और ऊर्जा का जो भारांश है, इसका जो भारांश है 22% है, 22.5% मान सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो प्राथमिक वस्तुओं का, प्राथमिक उत्पादों का जो भारांश है वो कम है, लगभग 15-16% के आसपास है। जबकि जो घरेलू स्तर पे अगर देखा जाए तो लोग उपभोग जो करते हैं वह क्या करते हैं, वह खुदरा स्तर पे अर्थात प्राथमिक वस्तुओं का जो उत्पादन, जो उपभोग है वो ज़्यादा करते हैं। विनिर्मित वस्तु जैसे फ्रिज हो गया, टीवी, कूलर, ये सब हम रोज़ रोज़ थोड़ी खरीदते हैं, एक बार खरीदते लंबे समय तक रहता है, तो इनका भारांश अधिक है। और यही कारण है कि इसका क्रिटिसाइज भी किया गया। और वर्तमान समय में जो आपका मुद्रास्फीति मापने की जो दर है वो थोक मूल्य सूचकांक की जगह CPI है, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो भारांश है वो प्राथमिक वस्तुओं का भारांश ज़्यादा है जिनका हम दैनिक जीवन में ज़्यादा उपभोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसमें विनिर्मित वस्तुओं का भारांश सबसे ज़्यादा है जिसका दैनिक जीवन में उपयोग हमारे कम होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, इसका स्थापना 1980 में हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2010 में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन जो है NHM, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 2010 में नहीं किया गया था, बल्कि इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 2005 में, ठीक, 2005 में इसका शुरुआत हुआ था। तो इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 2005 नहीं बल्कि 2011 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? मृदा का अनुपजाऊ होना, पर्यावरणीय हानि, भौम जल स्तर का निम्नीकरण, छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पूछा है कि हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है, बाकी मृदा का अनुपजाऊ होना, एक ही फसल का बार बार उत्पादन करने से मृदा अनुपजाऊ होती है, पर्यावरणीय हानि होती है, ठीक है, पर्यावरणीय हानि होती है। इसका कार्य है कि रासायनिक कीटनाशकों का हम बहुत अधिक व्यापक मात्रा में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं जिससे पर्यावरण की भी क्षति होती है, ठीक। तो ये भी आपका इसका दुष्प्रभाव है। भौम जल स्तर का निम्नीकरण होता है, उस क्षेत्रों में भी सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, नहर आदि के माध्यम से सिंचाई किया जाता है जहाँ पे जल की उपलब्धता कम है, ठीक है। जैसे धान वगैरह की खेती करने के लिए जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो भौम जल स्तर है उसका बहुत व्यापक मात्रा में दोहन किया जाता है जिससे क्या होता है कि भौम जल स्तर का निम्नीकरण होता है। ये भी इसका एक दुष्प्रभाव है। और हरित क्रांति के कारण बड़े किसान और छोटे किसानों की आयों की असमानता में वृद्धि हुआ था, न कि कमी हुआ था। ये भी एक दुष्प्रभाव है। लेकिन ये क्या बताया है कि आय की असमानता में कमी हुआ था, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, जो बड़े किसान थे जिनके पास भूमि जोत का आकार बहुत बड़ा था, वह जो है कृषि या फसलों का जो उत्पादन करते थे व्यापक स्तर पे करते थे, तो हरित क्रांति का जो फायदा है उनको ज़्यादा होता था। जो छोटे किसान हैं जिनके पास खेत के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उनको ऊपर जो है इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला है। और इस कारण क्या हुआ कि दोनों के बीच जो आय की असमानता है यह बहुत अधिक बढ़ती गई और यह बहुत अधिक व्यापक स्तर पे हो गई, जिस कारण आय की समानता में वृद्धि होने के कारण जो है इन लोगों के बीच तनाव भी देखने को मिला, ठीक है। तो यह भी इसका एक दुष्प्रभाव है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु सही नहीं है? निगमन पंजीकरण की तिथि से 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही है स्टार्टअप कंपनी के रूप में स्थापित होने के लिए? इसका देखिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का जो वार्षिक टर्नओवर है वह 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, पहला गलत हो जाएगा। इसमें देखिए जो निगम पंजीकरण की तिथि है वह 12 वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष है। ठीक है, बाकी जो इसका टर्नओवर है वह एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, जो आपके स्टार्टअप कंपनियां हैं उनकी बात कर रहा है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी थी? चौथी, पाँचवीं, छठवीं या फिर सातवीं? कौन सी पंचवर्षीय योजना अपना समय पूरा होने के पहले ही उसे भंग कर दिया गया था, यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। और देखिए इसमें अगर ये पूछ ले कि स्टार्टअप योजना जो है, स्टार्टअप योजना की शुरुआत कब की गई थी, या स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। ठीक, और इसका जो सही आंसर है जो पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने से पहले ही समाप्त हो गई थी वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो 1974 से लेकर के यह 1979 तक था, 1979 तक था, लेकिन समय से पहले ही इसे 1978 में भंग कर दिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मनरेगा 2006, भारत निर्माण योजना 2005, स्वावलंबन योजना 2010, स्मार्ट सिटी मिशन 2014। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्मार्ट सिटी मिशन की अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। बाकी मनरेगा 2006, भारत निर्माण योजना 2005, स्वावलंबन योजना 2010, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान जो अनवरत योजना है इसको लागू किया गया था डीपी धर द्वारा, डीआर गाडगिल द्वारा, डीटी लकड़ावाला द्वारा या फिर केसी चक्रवर्ती द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोलिंग प्लान जो है डीटी लकड़ावाला इसकी शुरुआत की गई थी। डीटी लकड़ावाला द्वारा जो है रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अनवरत योजना की अगर हम बात करें, अनवरत योजना की बात करें तो भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान अनवरत योजना को 1978 से लेकर के 1980 तक मतलब 2 वर्षों के लिए इसे लागू किया गया था, और इसकी सिफारिश डीटी लकड़ावाला ने की थी। इनके ही जो है नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2 वर्षों के लिए 1978 से लेकर के 1980 तक अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान लागू था, जिसकी सिफारिश की थी डीटी लकड़ावाला ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? मेगा फूड पार्क योजना, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का विकास या फिर फार्म मशीनरी बैंक योजना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फार्म मशीनरी बैंक योजना। यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। और बाकी जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इसकी जो शुरुआत है वह 2016 में की गई थी, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 2017 में इसका नाम जो है 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, और उस समय इसका जो नाम था वह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा संपदा के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका नाम बदल करके 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो मेगा फूड पार्क की स्थापना की बात की गई थी, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना के विकास करने की बात की गई थी, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का जो विकास है इसे करने की बात की गई थी, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के विकास की बात की गई थी। इसमें फार्म मशीनरी बैंक योजना की कोई भी प्रावधान नहीं हुआ था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2018 में, 2019 में, 2020 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को किया गया था, जिसका लक्ष्य रखा गया था कि अगले 5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 102 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक
5 ट्रिलियन डॉलर बनाने की बात की गई थी। ठीक है, 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने की बात की गई थी। अच्छा बताइए कि वर्तमान समय में ये जो लक्ष्य है यह कब तक प्राप्त करने की बात की गई है? पहले तो 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाना था, लेकिन अब जो है कब तक इसे 5 ट्रिलियन बनाना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल या फिर जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से 1956 तक जारी रही। और इसमें मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई क्षेत्र, जो मतलब कृषि से संबंधित एक्टिविटी जो है, इसको प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा था? 5, 6, 7 या फिर 8? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्षों तक योजना अवकाश रहा था। ठीक है, और यह 6 वर्ष कब से कब तक रहे? 1966 से 1969 3 वर्ष का योजना अवकाश, 1979 से 1980 1 वर्ष का, और उसके बाद फिर 1990 से 92 2 वर्ष का। टोटल 6 वर्ष योजना अवकाश के अंतर्गत आता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कोयला खनन। उपरोक्त में से कौन सी सेवाएं तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसमें अगर हम देखें, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन, और इसमें अगर बैंकिंग कम्युनिकेशन हो गया, यह दोनों जो है, यह दोनों आपके तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोनों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और बाकी कोयला खनन की अगर हम बात करें, कोयला खनन तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। स्टार्टअप सेवाएं सामान्यतः निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टार्टअप जो सेवाएं हैं यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। स्टार्टअप सेवाओं को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, और वर्तमान समय में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परितंत्र है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परितंत्र है। और वर्तमान समय में अगर भारत में स्टार्टअप के मामले में भारत तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे अमेरिका है, पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना है, और तीसरे नंबर पे अपना प्यारा भारत है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ई कॉमर्स सेवा की आग, ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया जाता है? उत्पाद की खरीद, भंडारण, डिलीवरी या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई कॉमर्स के अंतर्गत भंडारण भी आता है, उत्पादों की खरीद भी और डिलीवरी भी, तीनों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी जो है ई कॉमर्स के प्रकार है, चाहे वो बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच हो या बिजनेस टू बिजनेस के बीच में हो, कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बीच में, ये सभी जो है ई कॉमर्स के प्रकार हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष की स्थापना कब किया गया था? 2015, 2016, 2017 या फिर 2019? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि अवसंरचना क्षेत्र में ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड तथा रुकी हुई परियोजनाओं में निवेश मुहैया कराना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और इसमें देखिए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड जो कंपनियां होती हैं या फिर जो निवेश होता है वह क्या है, इसके बारे में अगर हम देख लें, ग्रीनफील्ड जो पूर्णतः किसी नए क्षेत्र में या कह सकते हैं किसी नई जगह पर किसी नई कंपनी या किसी नए उद्योग की स्थापना जो की जाती है, जो पूर्णतः नई होती है, वह ग्रीनफील्ड होती है। ब्राउनफील्ड के अंतर्गत मान लीजिए पहले से कोई कार्यरत कोई कंपनी है या फिर कोई उद्योग है और उसमें फिर से निवेश करके उसकी उसमें वृद्धि करना, निवेश करके उसका विस्तार करना, यह ब्राउनफील्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहले से स्थापित किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी परियोजना में, किसी उद्योग में, ठीक है, निवेश करके उसका विस्तार करना ब्राउनफील्ड के अंतर्गत आता है। जबकि बिल्कुल नए तरीके से नई जगह पे किसी कंपनी, किसी फर्म या किसी उद्योग का निर्माण करना या ग्रीनफील्ड के अंतर्गत आता है। ठीक, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की 2015 में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस हैं और जिसमें जो है लग रहा है कि जो कन्फ्यूजन वाला है या फिर से जिसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है उसे मैं समझा दे रहा हूँ। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। रतन पी वाटल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? केंद्र राज्य संबंध थे, कर सुधार से, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से या फिर मौद्रिक ढांचे के मूल्यांकन से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से संबंधित था रतन पी वाटल समिति। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसका गठन कब किया गया था? 2016 में इसका गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि डिजिटल भुगतान को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, पूरे भारत में इसका कैसे जो है व्यापक स्तर पे विस्तार किया जा सकता है, पूरा मतलब टॉप टू बॉटम तक। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? रघुराम राजन समिति, सुब्बा राव समिति, राजा चिलैया या फिर नरसिम्हन समिति? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। और प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। और टोटल 4 स्थानों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना किया गया था, जिसमें से 2 स्थान आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? अच्छा, एक देखिए, एक मुरादाबाद है, दूसरा कौन है ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सेबी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? बैंक, बैंकिंग वित्तीय कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी जो है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। सेबी की अगर हम बात करें, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1988 में इसका स्थापना किया गया था। और यह भारत में प्रतिभूति एवं वित्त का नियमन करता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अर्थात जो शेयरों की खरीद बिक्री होती है, उसके साथ साथ जो अवैध रूप से शेयरों की खरीद बिक्री होती है, या फिर से किसी अनैतिक या फिर से अनैतिक वजह से जो शेयरों को बहुत अधिक मतलब वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। और शेयरों का जो इनसाइड ट्रेडिंग वगैरह है, जो चक्री कारोबार है, इन सब पे नियंत्रण रखने के लिए, शेयरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए जो है इसका जो नियमन और नियंत्रण करता है वो सेबी करता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से शेयर मार्केट का जो नियमन नियंत्रण किया जाता है सेबी द्वारा किया जाता है, जिसका स्थापना किया गया था 1988 में, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? मुंबई में। ऑप्शन सी हो जाएगा। और सेबी जो है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक अर्थात एक एनबीएफसी है। ग्रीनेक्स निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया था? 1992, 1999, 2006 या फिर 2012? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2012 में इसे जारी किया गया था, ठीक है। 2012 में इसे जारी किया गया था। और यह देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक है। ग्रीनेक्स जो है भारत का पहला पर्यावरणीय अनुकूलन सूचकांक है, ठीक है, जिसे 2012 में जारी किया गया था। रक्षा सेवाओं पर व्यय निम्नलिखित में से किस व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, उपयुक्त दोनों या फिर उनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रक्षा सेवाओं पर जो व्यय होता है वह गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखिए, रक्षा सेवाओं पर जो व्यय है यह एक अनिवार्य व्यय है, इसलिए इसके लिए अलग से योजना बना करके व्यय नहीं किया जाता है, बल्कि इसे गैर योजना व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार देखा जाता है? जो कौन सी क्राइटेरिया है वो पूर्ण होनी चाहिए? कंपनी का आकार, वित्तीय स्थिति और संचालन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो विकल्प आपके सही हो जाएंगे। किसी भी कंपनी को जो मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा देने के लिए कंपनी का आकार क्या है इसका यह देखा जाता है। उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, कंपनी जो है लंबे समय से एक निश्चित लाभ जो है दे रही है कि नहीं दे रही है। उसके साथ साथ इसका संचालन जो है कैसे हो रहा है, किसी एक व्यक्ति द्वारा हो रहा है, व्यक्तियों के समूह द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उसके साथ साथ यह एक सरकारी कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, इसका संचालन भी देखा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? पूर्व में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय शेयर बाजार में वह पंजीकृत हो, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक नेट वर्थ हो, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ हो। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पूर्व में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भारत के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को महारत्न श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? उसे पूर्व में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, न कि मिनी रत्न कंपनी का। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। बाकी वह जो है भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत होनी चाहिए, उसका औसत वार्षिक नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, उसका औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है वो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी सभी विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? भेल, ओएनजीसी, एचएएल या फिर सेल? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हेल, ठीक है। यह एक नवरत्न, इसे जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है, ठीक।
ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? मिनी रत्न, नवरत्न या फिर महारत्न? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। OIL जो है यह पहले नवरत्न कंपनी के अंतर्गत थी, लेकिन अगर इसकी हम बात करें OIL वर्तमान समय में यह महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किस राज्य के संदर्भ में निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए? खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन, पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित होना, निम्न जनसंख्या घनत्व। उपरोक्त में से कौन सा किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए उचित आधार है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए, उसके साथ साथ उसकी जो बाउंड्री है वो किसी विदेशी राष्ट्र के साथ लगनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो जनसंख्या घनत्व है वो कम होना चाहिए। तो तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। वित्त आयोग में शामिल होता है अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य, अध्यक्ष तथा 4 सदस्य, अध्यक्ष 2 सदस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। वित्त आयोग की अगर हम बात करें, वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत वित्त आयोग में जो है अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्यों से मिलकर के वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में इसका वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष, कुल मिलाकर के इसमें 5 लोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य, अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य, इस हिसाब से 20 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष अलग है, 4 सदस्य अलग है। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर के वित्त आयोग का गठन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कराया जाता है। ठीक, और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में शामिल नहीं है किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लिए खाते वित्त मामले का विशेष ज्ञान, यह खाता है। ठीक है, न कि खायो है, खाता वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। कौन सा जो है वित्त आयोग का सदस्य होने के लिए एक अनिवार्य योग्यता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, यह वित्त आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसे न्यायालय का न्यायाधीश थोड़ी बनना है जो उसे 10 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए। तो डी आपका गलत हो गया। ठीक, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह NK सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। अच्छा बताइए, आपको 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष वो कौन है? और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो आप बताइएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और नीति आयोग की अगर हम बात करें तो यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही वैधानिक निकाय है, यह एक गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 5 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। आपको बताना है कि नीति आयोग के पदेन सदस्यों में कौन शामिल होता है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री द्वारा नामित 4 अन्य सदस्य जो होते हैं वह नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नीति आयोग के पूर्वकालिक सांगठनिक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य संरचना इस प्रकार जैसे उपाध्यक्ष सदस्य पूर्वकालिक राज्यमंत्री के पद के समकक्ष होते हैं, अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। उसके साथ साथ सचिवालय होता है। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सभी लोग जो है नीति आयोग में शामिल होते हैं। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं, सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बफर स्टॉक की धारणा लागू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। देखिए, स्टार्टिंग में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह कब किया गया था? 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था
वह 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी। और उस समय चौथी पंचवर्ष योजना चल रही थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए जो परिव्यय का अनुमान है वो कितना था? बजट 2023-24 में जो मनरेगा के लिए धन का आवंटन किया गया था, कितना किया गया था? इसके लिए टोटल जो है आपका 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। ऑप्शन बी सही। ठीक, ऑप्शन बी। रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है इसे लागू किया गया था, ऊपर हम लोग देखे हैं 1978 में। 1978 में रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है लागू की गई थी। और सबसे पहले रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था, या रोलिंग प्लान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गुन्नार मिर्डल ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उस नीति का नाम बताएं जो सरकार की व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करता है। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, श्रम बाजार नीति या फिर वाणिज्यिक नीति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। जो सरकार के व्यय और कराधान नीति की व्याख्या करता है उसे राजकोषीय नीति कहा जाता है। और आरबीआई की जो नीति होती है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। ठीक है, और सरकार की नीति को राजकोषीय नीति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजकोषीय नीति से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा विकल्प गलत है, ये इसकी पहचान करनी है। इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस नीति में सार्वजनिक आय और व्यय की बात की जाती है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है और इसका परिणाम तात्कालिक होता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इस नीति का निर्धारण रिजर्व बैंक नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? अनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रत्यक्ष कर या फिर ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली जो है या इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली जैसी कोई प्रणाली नहीं होती है। बाकी प्रतिगामी कर प्रणाली जिसमें आय के बढ़ने के साथ कर की दर कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है उसी दर से जो कर की दर है उसमें भी वृद्धि होती है। अनुपातिक कर प्रणाली में आधार की मात्रा के बदलने के साथ ही कर की स्थिति जो है वो भी बदल जाती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन का भुगतान करना, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर खर्च करने के लिए अधिक पूंजी आवंटित करना या फिर अर्थव्यवस्था के भीतर धन की आपूर्ति में कमी करना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, यह जो है राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कर के साथ कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? अधिभार, उपकर, मूल्यवर्धन कर या फिर सेवा कर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपकर इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे उपकर कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर वित्त आयोग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो मुख्य प्राधिकारी है वो वित्त मंत्रालय है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? उपहार कर, निगम कर, परिवहन कर या फिर सीमा शुल्क? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवहन कर की अगर हम बात करें तो यह राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी उपहार कर, निगम कर, सीमा शुल्क इसकी अगर हम बात करें ठीक तो यह जो है आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाभांश कर, टोल टैक्स और व्यय कर, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। लाभांश कर जो हम अगर उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू के बाद, उत्पादन के बाद जो है जो हमें लाभ हो रहा है उसमें से लाभ का एक हिस्सा जो है सरकार को कर के रूप में दिया जाता है, जिसे लाभांश कर कहते हैं। टोल टैक्स हो गया, व्यय कर हो गया, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? जौ, सोयाबीन, कपास या फिर तरबूजा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जौ और गेहूं की अगर हम बात करें तो इसे शीत ऋतु की फसल कहा जाता है और ये दोनों रबी के अंतर्गत आती हैं, रबी फसलें हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है उसकी पहचान करना है। चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं,
सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ बागानी फसलें हैं। कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला और दूसरा। पहला और दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है। देखिए इसमें तंबाकू गन्ना, इसकी अगर हम बात करें, तंबाकू गन्ना ये सभी जो है नगदी व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। बाकी इसमें चाय हो गया, रबड़, आलू ये सभी व्यापारिक फसलें हैं। सुपारी, काजू, चाय, रबड़ ये सभी बागानी फसल के अंतर्गत आती हैं। तो पहला दूसरा आपका सही है। भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से पहले स्थान पे कौन है? भारत का शीर्ष जो खाद्यान्न उत्पादक राज्य है उसमें पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। निम्नलिखित समूहों में से श्री अन्न किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद है? गेहूं, धान, मक्का, गेहूं, कपास, सोयाबीन, सावा, कोदो, कुटकी या फिर कपास, गन्ना, तंबाकू। देखिए श्री अन्न के अंतर्गत सावा, कोदो, कुटकी यह सभी जो आपके उत्पाद हैं, ये सभी जो फसल हैं यह श्री अन्न के अंतर्गत आते हैं। और इसमें अगर हम श्री अन्न के अंतर्गत देखें, जो फसलें इसके अंतर्गत रखी गई हैं उसमें ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना, सावा ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान जो इसको बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पे जो श्री अन्न है इसको, इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, इसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए या भारत के अंदर, देश के अंदर इसके उत्पादन के विस्तार करने के लिए एक अनुसंधान का स्थापना किया गया है, भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। हैदराबाद में कृषि वर्धन निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया था? किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना, कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र स्थापित करना, कृषि जोतों में वृद्धि करना या फिर फसल क्रांति को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराने के लिए कृषि वर्धन निधि की स्थापना की गई थी। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन की पहचान कीजिए। कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 22 फसलों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हैं। वर्तमान समय में 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है और जो एक अन्य फसल गन्ना है, गन्ना के लिए एमएसपी नहीं बल्कि एफआरपी की घोषणा होती है, ठीक है, एफआरपी की। ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में स्थान कितना है? वर्तमान समय में भारत का कृषि निर्यात में कौन सा स्थान है? 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां स्थान है। वर्तमान समय में भारत 13वें नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ओलेरी कल्चर, सब्जियों की व्यापारिक कृषि को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। बीटी कल्चर, व्यापारिक स्तर पर अंगूर के उत्पादन को कहते हैं। मेरी कल्चर, घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन। आर्बोरी कल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरी कल्चर, घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन। मेरी कल्चर कहलाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। मेरी कल्चर की अगर हम बात करें, व्यापारिक स्तर पर जो समुद्री उत्पाद हैं, समुद्री उत्पादों का उत्पादन और उसका विक्रय, यह जो है आपके मेरी कल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है तांबा की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण। पौधे में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जिम्मेदार होता है। क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीज होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लोरोफिल में जो मुख्य तत्व होता है वह मैग्नीशियम होता है, न कि मैग्नीज। मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊन उत्पाद के लिए सुप्रसिद्ध बकरी की प्रजाति कौन सी है? जमुनापारी, अंगोरा, मेरिनो या फिर एंग्लो नूबियन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगोरा। ऊन उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो बकरी वो अंगोरा है। अंगोरा के ऊन से जो है शॉल वगैरह हो गया, जो कालीन वगैरह इसका जो है निर्माण किया जाता है। यह ऊन जो है बहुत ज़्यादा, इससे बनाए गए जो कपड़े होते हैं, जो शॉल वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है, इसका उत्पादन होता है। बाकी जो जमुनापारी बकरी की एक प्रजाति है, यह भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की प्रजाति है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की प्रजाति है जमुनापारी, ठीक। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति एनपीए 60 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज, 90 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज, 180 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज,
360 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज। कब किसी भी संपत्ति को एनपीए में कन्वर्ट किया जाता है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लगातार 90 दिनों तक अगर मूलधन या फिर ब्याज की अदायगी न की जाए तो ऐसी संपत्ति को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ईएएसआई सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्थान में सुधार के लिए लागू किया गया था? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में, निजी वाणिज्यिक बैंक में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में या फिर अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016, 14, 15 या फिर 2017? देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री सभी लोगों को जिनका बैंक खाता वर्तमान समय में नहीं था, उस समय नहीं था, बैंक खाता मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू किया गया था? 18 से 40, 18 से 50, 18 से 60 या फिर 18 से 70? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए। और इसकी जो शुरुआत की गई थी 2015 में कोलकाता से इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋण का कितना प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देना होता है और ऐसा करना इनके लिए अनिवार्य है? 30%, 40, 50 या फिर 20? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 40%। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विभेदीकरण बैंकिंग प्रणाली, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम, इसका विचार किस समिति द्वारा दिया गया था? बिमल जलाने समिति, उर्जित पटेल समिति, नचिकेत मौर्य समिति, रतन पी वाटल समिति? किसके द्वारा दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नचिकेत मौर्य समिति द्वारा, नचिकेत मौर्य समिति द्वारा। ठीक है, और विभेदित बैंकिंग जो विशिष्ट बैंकिंग सेवाएं हैं आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त बैंकिंग संस्थाएं होती हैं और एक विभेदित लाइसेंस एक बैंक को केवल एक चुनिंदा क्षेत्र में उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति देता है और इसकी सिफारिश जो है नचिकेत मौर्य समिति द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाता है, रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में कमी लाता है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाता है, बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाता है, आपका गलत है। देखिए रेपो रेट की अगर हम बात करें, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाती है तो यह मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि नहीं बल्कि मुद्रा आपूर्ति में कमी लाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को और ज़रूरत पड़ने पर ऋण देती है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों के पास जो अधिशेष होता है उसे अपने पास लेती है और उसके बदले में जो बैंकों के पास अधिशेष होता है उसे अपने पास जमा करती है और उसके बदले में ब्याज देती है। ठीक है, तो अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए तो इससे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि थोड़ी होगी, कमी होगी। ठीक है, पहले मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट 2% था, इसको बढ़ा करके अगर 4% कर दिया जाए तो बैंक अब क्या करेंगे? बैंक पहले की तुलना में अब आरबीआई के पास अधिक पैसा रखेंगे। ठीक है, जिससे कि इन्हें ब्याज ज़्यादा प्राप्त हो। तो इससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है इसमें मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा पैसा जो बैंकों का है वह आरबीआई के पास चला जा रहा है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से जो मुद्रा की आपूर्ति है इसमें कमी होती है। ठीक है, बाकी अगर रिवर्स रेपो रेट में कमी कर दी जाए तो मुद्रा की आपूर्ति में क्या होगा? तब जाके वृद्धि होगी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रमोटर बैंक या फिर निजी क्षेत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबीज होते हैं इसमें केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी होती है 50% होती है। ठीक है, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% होती है। जिस राज्य में इसकी स्थापना की जा रही है उस राज्य की हिस्सेदारी होती है 15% और जिस बैंक के द्वारा आरआरबीज की स्थापना किया जा रहा है उसकी हिस्सेदारी होती है 35%। ठीक, तो याद रखिएगा सबसे अधिक हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है। उसके बाद जिस बैंक द्वारा इसका स्थापना किया जा रहा है उसकी हिस्सेदारी होती है 35%। फिर जाके उस राज्य की हिस्सेदारी होती है जिस राज्य में इसकी स्थापना किया जा रहा है 15%। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, इंदौर, कोलकाता या फिर लखनऊ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है सिडबी। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1990 में। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर या फिर वित्त सचिव? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। मौद्रिक नीति समिति, इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 सदस्य जो है आपके भारत सरकार की तरफ से होते हैं। और यह क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में एक बार पूछा गया था, ठीक है, शायद 2020 या 21 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। वित्तीय समावेशन सूचकांक FII किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है RBI द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फिएट मनी का उदाहरण है? करेंसी नोट, ड्राफ्ट चेक या फिर बिल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेंसी नोट। करेंसी नोट जो है यह फिएट मनी के अंतर्गत आती है, ठीक है। देखिए विद फिएट मनी की अगर हम बात करें, फिएट मनी सरकार द्वारा जारी किया गया एक मुद्रा है जिसका अपना कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर ये बताइए, करेंसी जो जारी किया, जो नोट जारी किया, जो कागज़ का एक टुकड़ा ही तो होता है, लेकिन इसका मूल्य होता है जितना इस पर लिखा होता है, 20 रुपया है, 200 रुपये, 200 का नोट है, उतने के बराबर का ये होता है। क्यों? क्योंकि RBI द्वारा जो है इसकी गारंटी दी जा रही है। उसके देखिए नीचे लिखा होता है ना कि मैं धारक को इतने रुपए देने अदा करने का वचन देता हूँ, अर्थात सरकार द्वारा यह गारंटी दी जा रही है, RBI द्वारा यह गारंटी दी जा रही है कि यह कागज़ का टुकड़ा इतने के बराबर है, ठीक है। तो वैसे नोट या फिर वैसी करेंसी जिनका अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, जिनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन सरकार द्वारा गारंटी देने के कारण जो है, सरकार द्वारा गारंटी देने के कारण जो है उसका आंतरिक मूल्य होता है, उसे फिएट मनी कहा जाता है, ठीक है। जैसे करेंसी नोट हो गया। बाकी ड्राफ्ट, बिल, चेक ये सब नहीं आएगा, ठीक है। यह बैंक द्वारा गारंटी दी जाती है, ये सरकार द्वारा गारंटी थोड़ी दी जाती है कि चेक आपका इतने का बराबर होगा। चेक है, आप चेक पे आप जितना लिख देंगे वो उतने के बराबर हो जाएगा। लेकिन जो रुपया है, जो नोट है, इस पर तो पहले से लिखा गया है कि यह नोट इतने रुपए का है। ऐसा तो है नहीं कि आप उस कागज़ के टुकड़े पर लिख रहे हैं कि यह 10 रुपये का नोट है या 50 रुपये का नोट है, तो पहले से लिखा है ना, तो यह आपके फिएट मनी हो जाए। लेकिन चेक, ड्राफ्ट और बिल ये सभी जो है फिएट मनी के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। वैसे सीधे सिंपल से याद रखिएगा कि जिसका अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है उसे फिएट मनी कहते हैं। जैसे सिक्का जो है उसका आंतरिक मूल्य होता है कि नहीं होता? उसका आंतरिक मूल्य होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए 1 रुपये का कोई सिक्का है, वैसे आप उसे 1 रुपये के रूप में बेचें, ठीक है, 1 रुपये के रूप में बेचें तो भी उसका मूल्य 1 रुपये होगा। नहीं तो आप क्या करिए, आप उसको कूच डालिए, ठीक है, उसको कूच डालिए, उसका जो है उस टुकड़े को कोई दूसरा आकार दे दीजिए और उसे बहुत सारा जो है 1-1 रुपये का टुकड़ा, 1-1 रुपये का सिक्का जो है इकट्ठा करिए, उसको कूच करके ज़्यादा बना लीजिए, उसके बाद उसको किलो के हिसाब से बेच दीजिए, तभी तो उसका पैसा मिलेगा। तो वह फिएट मनी नहीं होगा, ठीक है। जो नोट होते हैं वह फिएट मनी के अंतर्गत आते हैं। और पहले क्या था कि जो 1 रुपये का, आप देखे होंगे कि पहले जो 1 रुपये का सिक्का था वो बहुत बड़ा आता था। पुराने समय में जो 1 रुपये का सिक्का आता था बहुत बड़ा आता था। तो इसका एक लूपहोल ये देखा गया था, ढूंढा गया था। 1 रुपये का जो सिक्का है ना, वो लोगों द्वारा क्या किया जाता था कि इसको 1 रुपये के रूप में प्रयोग ना करके इसको जो है कंपनी मॉडिफाई करके, कंपनी जो ब्लेड वगैरह बनाती हैं वह इस सिक्के से ब्लेड बनाती थी और इस 1 रुपये के सिक्के से बहुत सारी ब्लेड बना लेती थी, ठीक है। तो यह इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है प्राप्त होता था रुपया, ठीक है। जिस कारण अभी आप देखेंगे तो 1 रुपये का जो सिक्का है वह चाहे उसके आंतरिक मूल्य के हिसाब से देखिए, चाहे 1 रुपये के हिसाब से देखिए, उसकी वैल्यू 1 रुपये ही होगी। वैसे 1 रुपये से भले कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। तो उस फिएट करेंसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका करेंसी नोट, ऑप्शन ए, ठीक। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दे दिया करें। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या फिर अर्धवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। यह विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसे IMF जारी करता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। बाकी विश्व विकास रिपोर्ट हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हो गया, अर्धवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट हो गया, तीनों रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
भुगतान संतुलन के चालू खाते में निर्यात की कौन सी मदें शामिल की जाती हैं? बीमा के प्रीमियम का भुगतान, प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि, व्यापारिक ऋणों का भुगतान। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सभी को शामिल किया जाता है। भारत में रुपये को चालू खाते में विदेशी मुद्रा से पूर्णतः परिवर्तनीय कब किया गया था? 92, 94, 1998 या फिर 2000 ईस्वी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1994 में। 1994 को रुपये को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया? कांडला, विशाखापत्तनम, पारादीप या फिर हुगली? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए सही है, कांडला में है। ठीक है, ऑप्शन ए कांडला में है। ठीक, और यह जो है कांडला है कहाँ पे? कांडला जो है आपके गुजरात में है। कांडला गुजरात में है और इसका स्थापना कब किया गया था? 1965 में किया गया था। 1965 में किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होती हैं, इसका संबंध किससे है? विश्व बैंक से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से या फिर विश्व व्यापार संगठन से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। एसडीआर को आईएमएफ की करेंसी भी कहा जाता है, इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है आईएमएफ की इसे मुद्रा भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा देना, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा देना, मुद्रा का अधिक मात्रा में छापना या फिर आईएमएफ के पास अधिक रिजर्व ट्रेंच रखना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या करना? गिरा देना। यह मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होगा? मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात जो है वह बढ़ जाता है, निर्यात बढ़ जाता है। ठीक, निर्यात बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत किस वर्ष तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 2028, 2030, 2035 या फिर 2040? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2030 तक। 2030 तक जो है इसमें सार्वजनिक वितरण जो आपका विदेश व्यापार नीति जो है आपका निर्यात को बढ़ाने की बात की गई थी। 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर करने की बात की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में शीर्ष निवेशकर्ता देश कौन सा है? सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई या फिर यूएसए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे अधिक जो एफडीआई आता है वह सिंगापुर से आया था आर्थिक वित्त वर्ष 2022-23 के अंतर्गत। विश्व बैंक के तहत 2022 में विदेशों से भेजे जाने वाले धन के शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश, मतलब शीर्ष रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। और यह उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था क्योंकि पहली बार था कि भारत विदेशी रेमिटेंस से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 100 बिलियन डॉलर से अधिक जो है रेमिटेंस के रूप में प्राप्त किया था। और रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत जो है पहले नंबर पे है। देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन सहायता कौन सी संस्था देती है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आईएमएफ का स्थापना जो किया गया था 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। भारत इसका स्थापना में इसका सदस्य था, मतलब कह सकते हैं कि भारत इसका संस्थापक सदस्य था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, संघाई सहयोग संगठन, जिसका गठन 1966 में किया गया था। और इसे जो है संघाई 5 के नाम से भी जाना जाता है। इसे संघाई 5 के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए थे, न कि इसका संस्थापक सदस्य था। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, नाबार्ड या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क का जो स्थापना है यह 1985 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, 1985 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके सदस्यों की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, मालदीव,
बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? काठमांडू में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में, अंकटाड का जेनेवा में और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय बीजिंग में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एशियाई विकास बैंक जो है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय अगर हम बात करें तो फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस के मनीला में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और हाल ही में इसका 2023 का सम्मेलन भारत में हुआ था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी की कृषि के क्षेत्र में प्रधानता होती है? कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी देखने को मिलती है मुख्य रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाजार की दशाओं, मांगों की पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न होता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी, शहरी, मौसमी या फिर चक्रीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर्षणात्मक बेरोजगारी देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाजार की दशाओं में यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, ऑप्शन ए। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के कारण जो है चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण मांग या व्यय का अभाव होना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये दोनों विकल्प आपका सही है। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार देखने को मिलता है और विकसित देशों में जो बेरोजगारी देखने को मिलती है इसका मूल कारण मांग या व्यय का अभाव होता है। जैसे मांग और विकसित देश जो लंबे समय से मतलब विकसित हो चुके हैं, ठीक है, उनकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी है, इस कारण उनका जो मांग है उनकी मांग में धीरे धीरे कमी आने लगती है। ठीक है, और ऐसा कंडीशन कब कब होता है? दो वजह से जो है यह कंडीशन होती है जब मांग में कमी आती है। ठीक है, मांग और व्यय में कमी आती है या तो कोई देश विकसित हो चुका हो, ठीक, या किसी देश की आबादी वृद्ध हो चुकी हो। जैसे अभी हम लोग जितना खर्च करते हैं, ठीक है, हम लोग जितना खर्च करते हैं उतने हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उतना ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। वह जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं बस वही परचेज करते हैं। बाकी हम लोग इधर उधर अगर जा रहे हैं कहीं तो फालतू खर्चे भी हो जाते हैं, लेकिन जो घर के बुजुर्ग लोग हैं वह केवल जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं वहीं पे खर्च करते हैं। ठीक है, तो या तो किसी देश की आबादी बुजुर्ग हो गई हो या कोई देश जो है विकसित हो चुका हो, यही दो कंडीशन होते हैं जब किसी देश की मांग और व्यय में कमी आती है। ठीक, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्त से, लोगों के जीवन स्तर से या फिर परिवार में सदस्यों के आधार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलोरी के स्तर पर जो है गरीबी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जो कैलोरी है वह निर्धारित किया गया 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब विकास दर ऊँची होती है तो शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती है और ऐसा तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जैसे अगर हम वर्तमान उदाहरण भारत से देख लें तो भारत में व्यावसायिक शिक्षा जो है उसकी कमी है। भारत में बेरोजगारी इस समय अधिक मात्रा में है। ऐसा नहीं कि भारत में शिक्षित लोग नहीं हैं। और अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आया था उसके अनुसार भारत में जो बेरोजगारी हो सबसे अधिक बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी ही है। क्यों? क्योंकि उनको जो है व्यावसायिक शिक्षा नहीं दिया गया था और सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब का आप कंडीशन देख ही रहे हैं। जो है 2-2 साल से भर्तियां लटकी हुई हैं, उसके साथ भी कंप्लीट नहीं हो रही हैं, उसके साथ कोर्ट में जाती हैं। मतलब एक नौकरी को कंप्लीट होने में कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं, पंचवर्षीय योजना तो पूरी हो ही जाती है। ठीक है, तो यही वजह है कि इसका उदाहरण अगर भारत से देखें तो भारत इस मामले एकदम सटीक तरीके से बैठता है। ठीक है, कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी इस समय देखें तो चरम सीमा पे है और इसका मुख्य वजह क्या है कि भारत में जो लोग हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा नहीं दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक से समावेशिता या समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? ग्रामीण विकास, कृषकों की पर्याप्त साख, राष्ट्रीय आय की ऊंची दर या फिर कृषि विकास। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय की ऊंची दर। राष्ट्रीय आय की ऊंची दर हो जाने से समावेशी विकास थोड़ी हो जाएगा। अगर ग्रामीण विकास होता है
उसके साथ साथ कृषकों को पर्याप्त साख मिलते हैं, ठीक है, कृषि विकास को बढ़ावा दिया जाता है, तब तो समावेशी विकास होगा। जब सबका भी विकास होगा तो उसे समावेशी विकास कहेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि बढ़ती जाए, क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखें तो भारत की 75 से 80% जो धन है वह केवल मुश्किल से 3-4% लोगों के पास है। तो अगर उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उससे जो राष्ट्रीय आय उसमें वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि समाज का जो निचला तबका है उसकी जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। लेकिन अगर ग्रामीण विकास में वृद्धि हो रही है, कृषकों को पर्याप्त साख दिया जा रहा है, कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यह समावेशी विकास का उदाहरण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? लिंग असमानता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है यह इसके अंतर्गत आता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना की गई? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? देखिए, फेरवारी समिति की सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था और इसके द्वारा 1991 में सिफारिश दी गई थी, ठीक है, और 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किया गया था, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में संवेदी जो सूचकांक हैं इनकी संख्या कितनी है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जो इसका मुख्य सूचकांक BSI है, इसमें टोटल जो संवेदी सूचकांक हैं वह कितने हैं? 30 हैं, ठीक, 30 हैं। बाकी जो मुंबई जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है BSI, और जो आपका NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें संवेदी सूचकांकों की संख्या 50 है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। शेयर बाजार में चलने वाले कारोबार को नियंत्रित और विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? अभी ऊपर ही इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। इसका जो नियमन और नियंत्रण किया जाता है सेबी द्वारा किया जाता है, ठीक है, सेबी द्वारा किया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें, सेबी 1992 में वैधानिक दर्जा इसे दिया गया था। देखिए, सेबी का स्थापना 1988 में हो गया था और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में इरडा निम्नलिखित में से किस कार्य को नियंत्रित करता है? इरडा की अगर हम बात करें तो यह नियंत्रित करता है बीमा क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है इरडा द्वारा। भारत में किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी? सिडबी की स्थापना जो है लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी का स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, सिडबी का स्थापना किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? उद्यमी हेल्पलाइन, सहायता हेल्पलाइन, प्रोत्साहन हेल्पलाइन या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्यमी हेल्पलाइन। ऑप्शन ए सही है। भारत यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? भारत यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? लोगों की बचत को एकत्र करना, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को संवर्धित करके औद्योगिक विकास को संवर्धित करना, ये सभी जो है भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है? किसे जारी किया जाता है? देखिए, NSO द्वारा जारी किया जाता है CPI रूरल अर्बन जो सूचकांक है यह NSO द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी। और इसमें अगर हम देखें, जो आपका औद्योगिक श्रमिक इंडस्ट्रियल वर्कर CPI इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, CPI एग्रीकल्चर श्रमिक हो गया, CPI जो ग्रामीण मजदूर हो गए, ठीक है, और CPI ग्रामीण शहरी संयुक्त, यह 4 टोटल सूचकांक है जो CPI के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसका जो NSO द्वारा जारी किया जाता है वो CPI रूरल और अर्बन है, मतलब ग्रामीण और शहरी जो सूचकांक है इसे जारी किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर में वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ जो बेरोजगारी दर होती है उसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेक्शन या फिर डिसइंफ्लेशन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, ठीक है, अर्थात रुकी हुई मुद्रास्फीति, जिसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जो है बेरोजगारी भी बढ़ती है और इसके साथ साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। वैसे सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है मुद्रास्फीति कम होती है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी वो कम होती है, लोगों के पास धन की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, इसलिए लोग खरीदारी कम करते हैं, उपभोग कम करते हैं, जिस कारण जो है मुद्रास्फीति नीचे आती है।
लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि बेरोजगारी भी बढ़ती है और मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन जो है लागत जनित होता है, ठीक है। इसके पीछे जो रीजन है वह लागत एवं संरचनात्मक होता है। जैसे अगर हम देखें, अगर मान लीजिए इसका एक उदाहरण अगर हम देखें कि अगर क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसके मूल्य में मान लीजिए वृद्धि हो जाए, ठीक है, कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाए और पेट्रोल की खपत ना बढ़े बल्कि कम हो जाए, तो भी जो पेट्रोल है, अंतिम उत्पादित पेट्रोल डीजल, वो महंगा होगा कि नहीं महंगा होगा? क्यों? क्योंकि जो लागत है वो बढ़ गया है। लागत बढ़ने की वजह से इसका अंतिम उत्पाद महंगा हो गया है, ठीक है। तो इसके पीछे जो रीजन होता है वह मुख्य रूप से लागत जनित होता है और संरचनात्मक भी होता है। संरचनात्मक कैसे होता है? संरचनात्मक मान लीजिए टमाटर हो गए, टमाटर, आलू, प्याज, इसमें अब प्याज 100 रुपये के आसपास बिक रहा है, पता ही होगा। लहसुन 200-300 पार करने वाला है। तो इसमें अगर हम मान लें कि लहसुन का उत्पादन हो बहुत ज़्यादा, प्याज का भी उत्पादन हो, टमाटर का भी उत्पादन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट तक वह सही समय पर सही क्वांटिटी में नहीं पहुंच रहा है। इसकी होल्डिंग कर दी जा रही है जिससे मार्केट में इसकी कमी हो जा रही है। तो क्या हो जाएगा? तो इसकी मांग में वृद्धि होगी और उस आधार पर, जिस आधार पर मतलब मांग में वृद्धि हो रही है, इसकी आपूर्ति उस स्तर पे नहीं हो पा रही है, तो इसका मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो ये सभी रीजन, दोनों रीजन जो है इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लागत जन्य मुद्रास्फीति का कारक है? कौन लागत जनित मुद्रास्फीति का कारक है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, कर में कमी, सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, मजदूरी दर में बढ़ोतरी। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजदूरी दर में बढ़ोतरी। लागत, जैसे किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में, पहले इसको उत्पादन करने में जो आपका मजदूरी 10 रुपये देना पड़ता था, अभी इसी एक वस्तु को उत्पादन करने में मजदूरी 20 रुपये देना पड़ता है। तब इसके मूल्य में आप वृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है, इसका मूल्य भी, इसके मूल्य में भी बढ़ जाएगा। तो अगर मजदूरी दर में वृद्धि हो जा रही है, तो यह जो है मजदूरी दर में अगर वृद्धि हो रही है तो अंतिम उत्पादित वस्तु जो है महंगी हो जाएगी, ठीक है। यह लागत में, मतलब इसको बनाने के कंडीशन में, बनाने के प्रोसेस में जो है, बनाने के प्रोसेस में जो है पैसे अधिक खर्च हो रहे हैं, जिस कारण इसका मूल्य जो है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ऋणदाता, उपभोक्ता, स्थिर आय समूह या फिर उत्पादक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक पर। ऑप्शन डी सही है। किस वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाया गया था? फ्रीडमैन, फिलिप्स, फ्रीडमैन वक्र या फिर फ्रेजर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलिप वक्र। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध को फिलिप वक्र के माध्यम से दर्शाया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति की दर में किस वार्षिक वृद्धि को हाइपर मुद्रास्फीति कहा जाता है? 1 अंक की, 2 अंक की या फिर 4 अंक की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 अंक की वृद्धि को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। वर्तमान में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्षित मुद्रास्फीति कितनी है? वर्तमान समय में भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा जो मुद्रास्फीति की लक्ष्य रखा गया वो कितना है? यह जो है 4% है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और मुद्रास्फीति पर भारत सरकार क्या है, आरबीआई द्वारा एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि मुद्रास्फीति कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर जो है 4/2 +- 2 का निर्धारण किया गया है, इसका मतलब क्या है कि मुद्रास्फीति जो है वह अधिक 2% से कम नहीं होनी चाहिए और 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यह क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। देश का प्रथम पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक ग्रीनएक्स किसके द्वारा जारी किया गया था? देश का पहला जो पर्यावरण संवेदी सूचकांक है वह जारी किया गया था किसके द्वारा? यह जारी किया गया था आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, बीएसई द्वारा। जिन शेयरों का क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है, ऐसे शेयरों को क्या कहा जाता है? राइट शेयर, एक्टिव, बोनस या फिर कंटेरियन। इन शेयरों को एक्टिव शेयर कहा जाता है, मतलब एक्टिव होते हैं और प्रतिदिन जो है मार्केट में मांग एवं आपूर्ति, खरीद एवं बिक्री के आधार पर जो है यह फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। मौद्रिक नीति के तहत रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त गुणात्मक साख नियंत्रण के उपायों में कौन सा शामिल नहीं है? नैतिक दबाव, प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण, सीधी कार्यवाही या फिर तरलता समायोजन सुविधा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तरलता समायोजन सुविधा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी नैतिक दबाव, प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण, सीधी कार्रवाई, ये तीनों जो है मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक के गुणात्मक नियंत्रण के अंतर्गत जो है आते हैं। बाकी तरलता समायोजन सुविधा गुणात्मक के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ योजनाएं दी गई हैं और उसके शुरू करने का वर्ष दिया गया है। कौन सी योजना कब शुरू की गई थी
उससे जो है आपको सम्मिलित करना है। देखिए बात करेंगे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी शुरुआत की गई थी मई 2017 में। किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी सितंबर 2019 में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी जून 2020 में। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत दिसंबर 2016 में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, ऑप्शन सी। ठीक। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक की बीमा राशि प्रति परिवार प्रदान करने का बात किया गया है? 5 लाख रुपए तक प्रति परिवार, याद रखिएगा, यह प्रति व्यक्ति नहीं प्रति परिवार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक निश्चित ब्याज दर खाते में जमा राशि पर दी जाती है जो अपरिवर्तनीय रहती है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? गलत विकल्प की पहचान करनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक निश्चित ब्याज दर खाते में जमा की जाती है जो अपरिवर्तनीय नहीं बल्कि परिवर्तनीय होती है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। पीएम श्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? पीएम श्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना। उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को किया गया था। और निर्विक योजना की शुरुआत 14 सितंबर 2019 को किया गया था। तेजस्विनी योजना, इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2015। सहज योजना की शुरुआत 30 अगस्त 2015। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पीएम स्वामित्व योजना अप्रैल 2021, उड़ान योजना अप्रैल 2016, स्टैंड अप इंडिया योजना अप्रैल 2016, स्टार्टअप इंडिया 2 जनवरी 2016। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ान योजना अप्रैल 2016 यह गलत है। उड़ान योजना की अगर हम बात करें, उड़े देश काम नागरिक जिसका स्लोगन था, 21 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एरो योजना का संबंध किससे है? एरो योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है डाकघरों से है। ठीक है, शुरुआत किया गया था 2018 में। आरोग्य श्री योजना का संबंध किस प्रदेश से है? आरोग्य श्री योजना का जो संबंध है यह आपके उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से, जैसे आपका राष्ट्रीय स्तर पे जो आयुष्मान योजना है उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के तर्ज पर जो उत्तर प्रदेश में आरोग्य श्री योजना है, जिसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं इनको मुहैया कराया जाएगा सहायता। जल जीवन मिशन शहरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति करना, 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन देना। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। और वर्तमान समय में अगर नल से कनेक्शन के मामले में जो एक क्राइटेरिया, जो इसका एक दायरा है, वो बढ़ करके लगभग 78% के आसपास हो गया है। 2014 के आसपास यह 21% था। जो वर्तमान समय में नल से कनेक्शन के मामले में यह दायरा 78% हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जननी सुरक्षा योजना, जनश्री बीमा योजना अगस्त 2000, अटल पेंशन योजना जून 2015, सौभाग्य योजना सितंबर 2019। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौभाग्य योजना। इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर 2017 को किया गया था। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का संबंध किससे है? 4.22 करोड़ की जनसंख्या को कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम में रूपांतरित करना। यह योजना विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 50,000 की सहायता दी जाती है, ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 23-24 में अमृत काल के लिए विजन के अंतर्गत शामिल है कौन कौन? युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी शामिल है इसके अंतर्गत, ऑप्शन डी हो जाएगा। बजट 23-24 के अनुसार अमृत काल की जो सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं इसमें कौन शामिल नहीं है? समावेशी विकास, युवा शक्ति और सूचना निवेश, नारी शक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारी शक्ति को इसमें शामिल नहीं किया। इसमें अगर हम देखें तो इसमें समावेशी विकास है, अंतिम छोर तक पहुंचना है, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता उभारना, अवसंरचना और निवेश, ये सभी जो है इसके प्राथमिकताएं हैं। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अंतर्गत भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है,
श्री अन्न योजना की, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी के लिए जो है हैदराबाद में IIMR की स्थापना किया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बजट 23-24 के अनुसार उपलब्धियां समावेशी विकास के तहत अब तक कितने ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन दिया जा चुका है। ये देखिए, यह जो नवीन डाटा है, जो आर्थिक सर्वेक्षण आपका 23-24 है, इसके अकॉर्डिंग जो परिवार हैं, मतलब जितने परिवारों को नल से कनेक्शन के मामले में वो कराया गया है, वो टोटल 9 करोड़ है। 9 करोड़ परिवार हैं, ठीक है, जिन्हें पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 23-24 के तहत रक्षा मंत्रालय हेतु कुल कितने लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, और इस मामले में रक्षा मंत्रालय पहले नंबर पर था, ठीक है। हाल ही में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है यह बढ़ करके 24 करोड़ हो गई है, ऑप्शन सी। वित्त वर्ष 23-24 के बजट अनुमान के आधार पर देश की GDP में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है यह कितना है, यह लगभग 8% है, 8% है, ठीक है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार देश को निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। देश को निवल शून्य कार्बन 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23-24 के अनुसार हाल ही में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत कुल कितने ब्लॉकों को कवर करने की बात की गई है। इसके अंतर्गत टोटल 500 ब्लॉकों को कवर किया जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जारी की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के टोटल 71 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है। और आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 2021 में सेवा निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है, उस समय जो है हिस्सेदारी बढ़ करके 4% हो गई है, ठीक है, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार। और आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 2022 के दौरान शीर्ष से कम होते हुए विदेशी मुद्रा प्राप्तकर्ता देश कौन कौन से हैं। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किसे प्राप्त हुआ था, देखिए, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भारत प्राप्त हुआ था, फिर मैक्सिको, फिर चीन, फिर फिलीपींस, ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 2023 के किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया था वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। इसे पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, भारत अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे नंबर पर है, और भारत मांस उत्पादन में विश्व में 8वें नंबर पर है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो अपना देश पर्यटन योजना में भारत से कुल कितने स्थानों का चयन किया गया था। भारत से टोटल 50 स्थानों का चयन किया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग जब इसकी शुरुआत की गई थी तब टोटल 15 स्थान थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या बढ़कर के 50 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। नाबार्ड की स्थापना 1982, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1985, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980। कौन सा विकल्प सही है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसके अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB का स्थापना जो है 1975 में किया गया था, ठीक है, 1975 में। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कितने संकेतकों को शामिल किया जाता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 10 संकेतकों को शामिल किया जाता है, और इसे जो है UNDP मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें यह है कि कोई भी जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, जो दैनिक ज़रूरतें हैं उसका 40% भी अगर वो प्राप्त करने में असमर्थ है, तो ऐसे लोगों को जो 40% आधारभूत ज़रूरतें हैं इसको प्राप्त करने में भी अगर यह अक्षम है, तो ऐसे लोगों को बहुआयामी रूप से गरीब समझा जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन 40% है, और जो इसका संकेतक है वो 10 संकेतक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी स्थापना के क्रम में जो है इन्हें क्या करना है, सही से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है योजना आयोग 1950, ठीक, 1950। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई कब, 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया 1952 में, ठीक है, 1952 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 3, 2, ऑप्शन है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन।
आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।